गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वाई डू यू फॉल इल। ठीक है, और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हेल्थ क्या है, डिजीज क्या है, कौन सी डिजीज किस किस ऑर्गेनिज्म से होती है। तो सबसे पहले हम चैप्टर का नाम लिखेंगे वाई डू यू फॉल इल। वाई डू वी फॉल इल। चैप्टर का जो नेम है इसकी सेंस निकलती है कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम बीमार क्यों पड़ते हैं, जो भी एजेंट, जो भी लिविंग बींग्स हमारी बॉडी में इंटर करते हैं, जो बीमारियां करते हैं, बीमारी करने वाले जो भी लिविंग एजेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। तो जो भी माइक्रोब्स हैं, बेशक वो बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, फंजाई है, प्रोटोजोन्स हैं या और वर्म्स हैं, जो बीमारी करते हैं, डिजीज करते हैं, उनके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, पैथोजन। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों इसमें हेल्थ क्या है। हेल्थ किसे कहते हैं? अगर कोई व्यक्ति जिसमें कोई बीमारी नहीं है उसकी स्टेट को हम हेल्थ नहीं कह सकते। यानी कि अगर एक आदमी जिसमें कोई बीमारी नहीं है उसको हम हेल्दी नहीं कह सकते। बीमारी करने होना हेल्दी स्टेट नहीं है। हेल्थ एक ब्रॉड टर्म है। अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ क्या है? इट इज ए कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अगर कोई पर्सन फिजिकली, मेंटली और सोशली कंप्लीटली सही है तभी हम उसको हेल्दी कहेंगे, तभी हम उसकी स्टेट को हेल्थ कहेंगे। समझे? तो हेल्थ क्या है? इट इज ए कंप्लीट स्टेट ऑफ, it is a complete state of physical, mental and social well-being। ठीक है, फिजिकली मतलब कि जो बॉडी के पार्ट्स हैं, बॉडी के ऑर्गन सिस्टम है, वो सारे सही होने चाहिए। हमारी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम आपको मालूम है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ओके, ये सारे सिस्टम है। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम है तो फिर उसको हेल्थ नहीं कह सकते। फिजिकली यानी कि बॉडी के सारे ऑर्गन सही फंक्शनल कंडीशन में होने चाहिए, उनमें किसी प्रकार का डेविएशंस नहीं होना चाहिए। मेंटली मतलब मस्तिष्क, ब्रेन। अगर मस्तिष्क सही है तो नेचुरली हम अपनी बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल, कोऑर्डिनेट रखेंगे। ठीक है, यानी किसी प्रकार की कोई स्ट्रेस या कोई इसी प्रकार का कुछ नहीं होना चाहिए। ओके, तीसरा है सोशल वेलबींग, यानी सोसाइटी। एक व्यक्ति सोसाइटी में रहता है तो वो सोशल होना चाहिए, नॉन सोशल नहीं होना चाहिए। यानी उसका सोसाइटी के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, मतलब सोसाइटी में वो अच्छा व्यवहारिक होना चाहिए। ये नहीं कि किसी को ऊंचा माने, किसी को नीचा माने, किसी को इस प्रकार किसी से लड़ाई करे, झगड़ा करे। तो इस टाइप का आदमी, कन्फ्लिक्ट करने वाला आदमी जो होता है उसको हम हेल्दी नहीं कह सकते। जो कोऑपरेटिव होता है सोसाइटी में उसको हम क्या बोलते हैं, हेल्दी बोलते हैं। तो ये टर्म्स भी यूज की गई है। और आजकल एक चौथा पैरामीटर और जोड़ दिया गया है, स्पिरिचुअल्स। इंसान को आस्तिक भी होना चाहिए बच्चों, आस्तिक भी होना चाहिए। नास्तिक इंसान भी हेल्दी नहीं माना जाता। तो हेल्थ की डेफिनेशन ये है अकॉर्डिंग टू WHO। अंडरस्टैंड्स? देखो ना, जैसे आपकी जो 9th का जो स्टैंडर्ड है उसमें देखो NCERT में क्या लिखा हुआ है। जैसे अपनी फैमिली का कोई मेंबर किसी पड़ोस में जाता है तो फिर जब वो वापस आता तो ये कहता है अरे उसको तो कोई समस्या है, वो तो ठीक नहीं लग रहा था। इसका मतलब क्या बता रहा है? उसकी स्टेट बता रहा है। इसका मतलब हेल्दी नहीं है। अगर वो ये कहता बहुत अच्छा तो बहुत खुश था, बहुत बढ़िया लग रहा था, इसका मतलब ठीक है, उसकी स्टेट क्या है, कंप्लीट है। तो ऐसी चर्चाएं हम करते रहते हैं। क्लियर? ओके, हेल्थ का आपको पता लग गया। ओके, दूसरा है डिजीज। डिसईज यानी इट इज ए स्टेट ऑफ डिस्कम्फर्ट। अगर हेल्थ की जो स्टेट आपने पढ़ी है, अगर उनमें किसी प्रकार का डेविएशन आ जाए, हेल्थ की जो आपने स्टेट पढ़ी है, फिजिकली, मेंटली, सोशली, वेलबींग, अगर उनमें किसी प्रकार का अगर डेविएशंस, डिपार्चर, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, डिजीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिजीज। क्लियर? तो डिजीज क्या होती है? एक प्रकार से एनी डेविएशन, एनी डिस्कम्फर्ट या एनी डेविएशन इन नॉर्मल स्टेट। नॉर्मल स्टेट, जो नॉर्मल स्टेट होती है उसमें किसी प्रकार का कोई डेविएशंस अगर आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिजीज। क्लियर? अब डिजीज कितने प्रकार की होती हैं जरा ये ध्यान डालते हैं। डिजीज की टाइप्स कितनी होती हैं? डिजीज को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं बेसिकली।
कुछ वे बीमारियां जो जन्मजात होती हैं यानी बाय बर्थ, जिनको बच्चा लेकर ही पैदा होता है, वे बीमारी क्या कहलाती है? कॉन्जेनिटल। तो डिजीज दो कैटेगरी में आती है, कॉन्जेनिटल और एक होती है एक्वायर्ड, जो हम आफ्टर बर्थ प्राप्त करते हैं, एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ। और एक होती है बाय बर्थ यानी इनबोर्न। ठीक है, इसमें क्या आते हैं? मोस्टली इसमें जेनेटिक डिसऑर्डर आते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर यानी बहुत सी बीमारी ऐसी होती हैं जो जीन में डिफेक्ट होने से होती है, जिनको बच्चा लेकर ही पैदा होती है। और जेनेटिक डिसऑर्डर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते रहते हैं? ट्रांसफर होते रहते हैं बच्चों, जैसे हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, और कलर ब्लाइंडनेस, बहुत सी ऐसी बीमारी है जो आप हायर क्लास में पढ़ोगे आप। तो ऐसी बीमारी जो पेरेंट्स से बच्चे में चली गई, उसके आगे फिर आगे चली जाएगी, मतलब जेनेटिक डिफेक्ट के कारण होते हैं, उनको बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। और इनका इलाज भी नहीं होता, इतना कॉमर्शियल इलाज नहीं है इनका कि मतलब आमतौर पे इनका कोई इलाज नहीं होता। ठीक है, रिसर्च लेवल पे जीन थेरेपी है आजकल, लेकिन नॉर्मली ये लाइलाज होती है, याद रखना। दूसरी है एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ हम अक्वायर करते हैं इन्वायरमेंट से, क्योंकि इन्वायरमेंट्स में काफ़ी सारे पैथोजेंस हैं जो हमारे अंदर इंटर करके बीमारियां करते हैं। तो जो एक्वायर्ड बीमारी होती है इनकी फिर दो टाइप है फर्दर। एक तो होती है इन्फेक्टियस और एक होती नॉन इन्फेक्टियस। इन्फेक्टियस और नॉन इन्फेक्टियस। इन्फेक्टियस होती है कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल का मतलब जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती हैं, इन्फेक्टियस। नॉन इन्फेक्टियस भी होती है जो एक पर्सन से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती। ठीक है, अब इन्फेक्टियस जो है फैलने वाली बीमारी, इसकी भी फर्दर दो टाइप होती हैं। एक वो है जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से फैलती हैं, जैसे कोई व्यक्ति हमारे संपर्क में आ गया, उससे हमने हाथ मिला लिया, ठीक है, उसके साथ हमने चाय पी ली, बैठ गए, या उसके कोई आर्टिकल हमने शेयर कर लिए, तो उससे जो फैल जाए, या हवा से उसके पास खड़े हो गए तो बाय एयर फैल जाए, उसको बोलते हैं इन्फेक्टियस या डायरेक्ट इन्फेक्टियस, डायरेक्ट ट्रांसमिशन, जो डायरेक्ट फैलती हैं। और एक होती हैं इनडायरेक्ट, यानी इन्फेक्टियस फैलती हैं लेकिन इनडायरेक्ट फैलती हैं। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट का मतलब होता है जैसे बीच में कोई एजेंट हो, इंटरमीडिएट एजेंट्स उस बीमारी को फैलाता हो, जैसे वेक्टर बोरन डिजीज जैसी बहुत सी बीमारी हैं जो मॉस्किटो से फैलती है। जब हमें मॉस्किटो काटेगा तभी बीमारी आएगी, जैसे मलेरिया है, डेंगू है, तो ये मॉस्किटो से होती हैं, अपने आप नहीं होती, क्योंकि इनके पैथोजन मॉस्किटो के अंदर होते हैं, और मॉस्किटो जब हमें काटता है तो हमारे ब्लड में पैथोजेंस को छोड़ देता है। क्लियर? तो ये होगी इनडायरेक्ट फैलने वाली बीमारी। तो कहने का मतलब है कि इन्फेक्टियस की भी फर्दर दो टाइप होगी, एक तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन जो डायरेक्ट ट्रांसमिशन से फैलती है, और एक इनडायरेक्ट यानी बीच में किसी इंटरमीडिएट एजेंट्स के द्वारा। डायरेक्ट में तो सिंपल एग्जांपल है कॉमन कोल्ड, कफ, ट्यूबरकुलोसिस। इनडायरेक्ट में आप मलेरिया ले सकते हो, डेंगू ले सकते हो, क्योंकि ये मॉस्किटो के काटने से होती है। और भी काफी बीमारी है जो इनडायरेक्ट फैलती हैं। नॉन इन्फेक्टियस वे होती हैं जो किसी पर्सन में है तो उसी के अंदर कन्फाइंड रहती है, फैलती नहीं, संपर्क में आने से नहीं फैलती। जैसे इसमें हम कह सकते हैं कैंसर, डायबिटीज, ठीक है, कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गई, या किसी बॉडी का कोई ऑर्गन डीजनरेट हो गया, ठीक है, तो या कोई हार्मोन की कमी से या कोई न्यूट्रिशन की कमी से, तो इस तरह की बीमारियां फैलती नहीं है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, ये होती नॉन इन्फेक्टियस। ठीक है बच्चों, तो डिजीज की दो टाइप हैं, कॉन्जेनिटल जो बाय बर्थ होती हैं, एक्वायर्ड जो आफ्टर बर्थ होती हैं। एक्वायर्ड की फर्दर दो टाइप है, इन्फेक्टियस, नॉन इन्फेक्टियस। इन्फेक्टियस का मतलब फैलने वाली। अभी फैलती दो तरीके से, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, दोनों फैलती है लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब समझते हो, विदाउट इंटरमीडिएट एजेंट्स। इनडायरेक्ट का मतलब कोई इंटरमीडिएट एजेंट्स होता है जो उसको फैलाता है, जैसे मॉस्किटो फैलाते हैं, मक्खियां फैलाती हैं। और नॉन इन्फेक्टियस जो किसी व्यक्ति में उसी के अंदर क्या होती है, कन्फाइन होती है, फैलती नहीं। यस, तो ये भी आपको समझ में आ गया है, वेरी सिंपल। एक और मैं आपको अलग चीज पढ़ा रहा हूं जो आपके शायद सिलेबस में नहीं है, थोड़ा बहुत दे रखा है, तो उसको हम बताता हूं। इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी देखो बच्चों, हम हमेशा इन्वायरमेंट में रहते हैं और इन्वायरमेंट से काफी सारे पैथोजेंस, हार्मफुल्स, माइक्रोब्स हमारी बॉडी में इंटर करते रहते हैं, लेकिन हम हमेशा बीमार नहीं होते। इसका मतलब हमारी बॉडी में कोई चीज़ है जो हमें बचाती रहती है, मतलब जो लड़ती रहती है।
तो हमारी बॉडी का जो ओवरऑल डिफेंस है, ओवरऑल जो हमारी एबिलिटी है, ओवरऑल एबिलिटी जो कि हमारे इम्यून सिस्टम से मिलती है और जो आने वाले पैथोजेंस को डिफेंड करती रहती है, जो भी पैथोजेंस बॉडी में आएगा उसको डिफेंड, उसको हरा देती है, मतलब उसको मार देती है, उस ओवरऑल एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, और इम्यूनिटी पर्सन की क्या होती है? वेरी करती है, अलग अलग होती है, सबकी एक जैसी नहीं होती। ठीक है, अब ये इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, एक होती है इनेट इम्यूनिटी, और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट और एक्वायर्ड। इनेट का मतलब बाय बर्थ, जो इम्यूनिटी बाय बर्थ होती है, सभी के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, इनेट इम्यूनिटी क्या क्या होती है? जैसे हमारी स्किन है, तो स्किन एक फिजिकल बैरियर है। स्किन आपकी बॉडी के ऊपर एक कोट है, अगर स्किन आपकी ओके है तो कोई पैथोजन इंटर नहीं कर सकता, बशर्ते अगर स्किन में कोई जख्म है तब तो कोई पैथोजन जा सकता है। अगर आपकी स्किन इंटैक्ट है तो बाहर से कोई पैथोजन इंटर नहीं कर सकता स्किन में। स्किन मल्टी लेयर होती है और बाहर की लेयर तो डेड होती है, कैरेटनाइज होती है, सख्त होती है, इसमें कोई इंटर नहीं कर सकता पैथोजन, ध्यान रखना। ठीक है, कोई वायरस बैक्टीरिया इंटर नहीं कर सकता। तो स्किन एक प्रकार से फिजिकल बैरियर है, ये सब में होता है। तो इनेट इम्यूनिटी बाय बर्थ सब के अंदर प्रेजेंट होती है और ये नॉन स्पेसिफिक होती है, यानी ये सभी प्रकार के पैथोजन को रोकती है। ये नहीं कि किसी को आने देगी किसी को नहीं, ऐसा नहीं होता, नॉन स्पेसिफिक होती है। इसके अलावा एक तो स्किन हो गया आपका फिजिकल बैरियर, दूसरा है जैसे स्टमक के अंदर क्या निकलता है? HCl इन स्टमक, म्यूकस इन रेस्पिरेटरी ट्रैक, यूरिनोजेनिटल ट्रैक। ठीक है, तो ये जो बॉडी के अंदर एंट्री है, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ट्रेकिया, हमारी ट्रेकिया की इनर लाइनिंग में जो टिश्यू होता है वो म्यूकस निकालता है। तो म्यूकस में जो बाहर से आने वाले पैथोजेंस हैं या एलर्जेंस हैं वो सारे वहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं और वो टाइम पे निकलते रहते हैं। इसी प्रकार यूरिनोजेनिटल ट्रैक है, उसके अंदर भी म्यूकस निकलता है और आने वाले पैथोजेंस को रोकता है। तो ये भी बैरियर है, ये फिजियोलॉजिकल बैरियर है। ठीक है, तीसरा कुछ सेल्स होती है हमारी बॉडी के अंदर, जन्म से ही प्रेजेंट होते हैं WBC में, जैसे न्यूट्रोफिल, मैक्रोफाज। तो ये सेल ब्लड्स में हमेशा प्रेजेंट होती हैं बाय बर्थ और ये सेल ब्लड में वांडरिंग करती रहती है। तो कोई पैथोजन अगर ब्लड में चला भी गया बाहर से तो ये उसको मार देती है, हमेशा ये काम करती रहती है। ओके, और तीसरा जैसे कुछ और प्रोटीन होते हैं जिनको क्या बोलते हैं? साइटोकाइन, साइटोकाइंस, इनको इंटरफेरोन्स भी बोलते हैं, इंटरफेरोन्स। तो ये भी एंटीवायरल प्रोटीन होती है इंटरफेरोन्स। ये वायरस इन्फेक्टेड सेल से निकलती हैं, मतलब जिन सेल को वायरस इन्फेक्ट करता है वे सेल्स इंटरफेरोन्स निकालती हैं और जो नॉर्मल सेल हैं अनअफेक्टेड है उनको बचाती हैं। तो एंटीवायरल प्रोटीन भी हमारी बॉडी रिलीज करती है। तो बच्चों ये सारे के सारे फैक्टर इनेट इम्यूनिटी बनाते हैं। इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होती है और सभी के अंदर प्रेजेंट होती है। क्लियर? तो वेरी सिंपल है। दूसरी इम्यूनिटी कौन सी है आपके सामने? एक्वायर्ड। कौन सी इम्यूनिटी है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ जब कोई पैथोजेंस इंटर करता है बॉडी में, एनी पैथोजेंस इंटर, तो बॉडी में इंटर करता है, पहली बार इंटर करता है। जैसे कोई पैथोजेन इंटर करता है फर्स्ट टाइम, कोई वायरस कुछ भी लगा लो, तो इम्यून सिस्टम पहली बार उसके साथ इंटरेक्ट करता है। तो जो पहला रेस्पॉन्स होता है, फर्स्ट रेस्पॉन्स, वो वीक होता है, प्राइमरी रेस्पॉन्स लो लेवल का होता है, क्योंकि पहली बार कोई आया है दुश्मन। ओके, तो उसके अगेंस्ट जो लड़ाई है वो धीमी पड़ेगी, यानी कि प्राइमरी रिस्पॉन्स थोड़ा वीक रहेगा। ठीक है, लेकिन जब वो पैथोजेंस आ जाता है बॉडी में तो उसकी बॉडी में पहचान बन जाती है, उसकी रिकॉग्निशन बन जाती है, बॉडी में कुछ मेमोरी सेल बन जाती है, मेमोरी सेल्स, और वो बॉडी में सेव हो जाती है। अगर वही पैथोजन दोबारा आता है बाहर से तो उसकी पहचान पहले बन चुकी है, फिर दोबारा जो सेकंड रेस्पॉन्स होगा वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का होगा और उस हमारी बॉडी, हमारी इम्यूनिटी उस पैथोजन को क्या कर देगी, जल्दी से क्या कर देगी, खत्म कर देगी, डिस्ट्रॉयड कर देगी। वो सेकंड रेस्पॉन्स होता है। यानी एक्वायर्ड, हमने इम्यूनिटी को एक्वायर कर लिया। जैसे फर्स्ट टाइम कोई पैथोजन आया, उसने हमारा नुकसान कर दिया, लेकिन दूसरी बार वही पैथोजन आएगा तो वो नुकसान नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी पहचान बन चुकी है, बॉडी उसका इलाज करके रख लेगी। वेरी सिंपल। देखिए, अब मान ले पहली बार कोई दुश्मन अटैक करता है हमारे ऊपर, हमें नहीं पता उसके पास कैसे वेपन्स हैं, कैसे हथियार है, तो वो हमें काफ़ी नुकसान पहुंचा के चला जाएगा।
लेकिन अगली बार उसका हम इलाज करके रख लेंगे, हम पता लग जाएगा हमें कि उसके पास ऐसे हथियार थे, तो हम उसका इलाज करके रख लेंगे। अगर वो नेक्स्ट टाइम वही दुश्मन दोबारा आता है तो हम उसको जल्दी से क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, उसके ऊपर एकदम अटैक करके उसको खत्म कर देंगे। तो यही प्रिंसिपल यहाँ पर लागू होता है, ठीक है, ध्यान रखना है चीज का। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो प्राइमरी रेस्पॉन्स है वो वीक है और सेकेंडरी रेस्पॉन्स ज्यादा होता है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में दो प्रकार के सेल काम करती हैं, बी सेल और टी सेल, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स इनको बोलते हैं। बी लिम्फोसाइट्स तो क्या रिलीज करती हैं, एंटीबॉडीज, और टी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं ये बी लिम्फोसाइट्स को कोऑपरेट करती हैं एंटीबॉडी रिलीज करने में, मतलब अलग अलग तरीके से कोऑपरेट करती है टी सेल। बी और टी सेल दोनों काम करती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स। और कुछ बी और टी सेल क्या हो जाती हैं, सेव, मेमोरी के रूप में, मेमोरी सेल के रूप में, यानी कुछ बी और टी सेल मेमोरी के रूप में क्या हो जाएंगी, सेव बॉडी के अंदर। अगर वही पैथोजन दोबारा आता है तो उसको डिफेंड कर देंगी, ठीक है। तो वेरी सिंपल, तो बी सेल क्या रिलीज करती है, एंटीबॉडी, और टी सेल उसको कोऑपरेट करती है। तो जो आपको यहां पर अब आजकल जो एक पैंडेमिक सिचुएशन चली हुई है वर्ल्ड के सामने, कोरोना डिजीज, कोविड-19 वायरस का नाम है, तो इसमें हम वैक्सीनेशन क्यों करा रहे हैं? वैक्सीनेशन से हमारे अंदर एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। वैक्सीन में क्या होता है, वैक्सीन में वायरस होते हैं इनएक्टिवेटेड या डेड वायरस होते हैं, वो बॉडी में डाले जाते हैं, तो वो कमजोर हैं, नुकसान नहीं कर पाएंगे, बॉडी उनको सहन कर लेगी और उनकी रिकॉग्निशन बन जाएगी। तो हमारी बॉडी में बी और टी सेल मेमोरी के रूप में क्या हो जाएंगी, सेव। अब वही वायरस इन्वायरमेंट से स्ट्रॉन्ग फॉर्म में आएगा तो बी और टी सेल जो सेव हो चुके हैं वो एकदम मल्टीप्लाई करेंगी और उसको डिफेंड कर देगी और बीमारी से हम बच जाएंगे, ठीक है। तो वैक्सीनेशन से एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है बॉडी में, इसलिए वैक्सीनेशन जरूरी है, ठीक है ना। अगर वैक्सीनेशन जिसने नहीं कराया है, अगर उसमें वायरस अटैक करता है तो उसके अंदर पहचान तो है नहीं बॉडी में, तो हो सकता है कि इम्यूनिटी कमजोर हो तो वायरस काफी नुकसान पहुंचा सकता है, जान से भी मार सकता है, क्योंकि आपको पता हो काफी लोग इससे बीमारी से मरे हैं। पहले भी जैसे जब तक वैक्सीनेशन नहीं था, जब वैक्सीनेशन नहीं था तो काफी लोग ऐसे ही मरते थे। तो वैक्सीनेशन आया बच्चों, वैक्सीनेशन से बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इम्यूनाइजेशंस। तो वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशंस दोनों आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है। वैक्सीनेशन का मतलब होता है बॉडी में वैक्सीन का डालना, वैक्सीनेशंस, और इसके कारण बॉडी में जो डेवलप होती है इम्यूनिटी उसको क्या बोलते हैं, इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन, बॉडी में वैक्सीन को डाल दिया, दैट इज वैक्सीनेशन। और उसके कारण अगर बॉडी में इम्यूनिटी बन जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, इम्यूनाइजेशन। अगर वैक्सीन लगवा ली और इम्यूनिटी नहीं बनी तो इसका मतलब बॉडी अभी तक पूरी तरह इम्यून नहीं हुई है। तो कई बार हम फिर दूसरी डोज तीसरी डोज भी लेते हैं, तो हम इसकी 2 डोज लगवा रहे हैं आजकल कोविड-19 की, क्योंकि 2 डोज से पूरी तरह से बॉडी में क्या बनता है, इम्यूनाइजेशन बनता है, ठीक है। बच्चे को भी पोलियो की कई खुराक पिलानी पड़ती है ताकि उसकी बॉडी में पूरी तरह से कंप्लीटली इम्यूनाइजेशन हो जाए, अंडरस्टैंड। तो दोनों का आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड टर्म है, क्लियर। तो ये आपने ध्यान रख लिया, ओके बच्चों। अब जो बी सेल है, बी लिम्फोसाइट्स, इससे क्या निकलती हैं, एंटीबॉडीज। बी लिम्फोसाइट से जो इम्यूनिटी हमारी बॉडी में बनती है उसको बोलते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी। और टी सेल से जो इम्यूनिटी बॉडी में बनती है उसको बोलते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। तो 2 प्रकार की इम्यूनिटी यहां पर भी है, अलग अलग टाइप। ह्यूमरल्स जो एंटीबॉडी कारण होती है, क्योंकि एंटीबॉडी ब्लड में रिलीज होती हैं, और जो टी सेल जो है एंटीबॉडी रिलीज नहीं करती, टी सेल खुद ही फाइट करती है पैथोजन से, और बी सेल की हेल्प करती है अलग अलग तरीके से, और इसको बोलते हैं टी सेल, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। क्लियर बच्चों, ओके। तो आज के लिए इतना ही काफी है, और नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू लॉट।